हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 2 के, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हिस्ट्री का ये चैप्टर 2 बड़ा इजी सा, बड़ा मजेदार सा चैप्टर था, जिसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, तो जिसने नहीं देखा जाके देख लेने का। क्लियर? चलो सो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन आंसर से, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा क्या, मैच द फॉलोइंग। बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता है, यहाँ पे यार बहुत सारी चीजें एक साथ कवर हो जाती है, तो समझने की कोशिश करते हैं। इधर आपको मिले हैं सारे रूलर्स के नेम, और इधर आपको मिले हैं वो जगह, यानी कि वो कहाँ पे रूल करते थे। राइट? तो बात करें गुर्जरा प्रतिहारास की, तो गुर्जरा प्रतिहारास जो थे, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो ये इंडिया के जो ये वाला रीजन था, यानी कि गुजरात और राजस्थान वाला रीजन, यहाँ पे रूल करते थे। और ये चीज मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताई है, सो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा गुजरात एंड राजस्थान। फिर आते हैं राष्ट्रकूटास। जो आपके राष्ट्रकूटास थे वो आपके वेस्टर्न डेक्कन, तो डेक्कन रीजन कौन सा होता है? ये वाला रीजन है पूरा डेक्कन का। तो वेस्टर्न डेक्कन में आपके राष्ट्रकूटास रूल करते थे। फिर आते थे पाल। पाल जो लोग थे ये बंगाल वाले लोग थे, ये बंगाल वाले रीजन में रूल करते थे। एंड लास्ट चोलास। चोलास का बचा तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में रूल करते थे। सो इज दैट वेरी क्लियर? क्लियर हो गया ना? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको याद रखना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, बस इन चार का याद रख लो, बस आपका काम चक दे पट्टे हो जाएगा। नेक्स्ट, हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्राईपार्टीट स्ट्रगल। तो देखो, हिस्टोरियंस ने जब किताब लिखी तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री की किताबें लिखी, तो उसमें एक चीज लिखी उन्होंने, ट्राईपार्टीट स्ट्रगल। क्या था ये स्ट्रगल? एक्चुअली एक जगह थी कन्नौज, है ना? कन्नौज जो जगह थी, उस शहर के लिए 3 अलग अलग डायनेस्टी एम्पायर्स में लड़ाई हुई, और इसी लड़ाई को, कन्नौज के ऊपर जो लड़ाई थी, इसे कहा जाता है ट्राईपार्टीट स्ट्रगल, जिसमें इंक्लूडेड थे गुर्जरा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटा एंड पाल। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये तीनों कहां के थे, विदाउट चीटिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the qualifications necessary to become a member of committee of the सभा in the चोला एम्पायर? तो चोला एम्पायर से क्वेश्चन आ रहा है कि भाई चोला एम्पायर की जो सभा होती थी, जो कमेटी होती थी, अगर आपको उसका मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशंस थी? तो क्वालिफिकेशन देखते हैं। सबसे नंबर 1 क्वालिफिकेशन थी कि जो भी मेंबर बनेगा सभा का, उसके पास लैंड होना चाहिए और उस लैंड से रेवेन्यू आना चाहिए। यानी कि सिर्फ इतना छोटा सा लैंड नहीं कि अपना घर बना लिया, आपके पास बड़ा लैंड होना चाहिए जिस पर आप खेती करवाते हो और आपको बदले में पैसे मिलते हैं, इतना बड़ा लैंड। दूसरा, अपना घर होना चाहिए। तीसरा, एज 35 से 70 होनी चाहिए, न उन्हें ज़्यादा बुढ़े लोग चाहिए और न उन्हें ज़्यादा बच्चे चाहिए। चौथा है, उनको वेद की नॉलेज होनी चाहिए, हमारे धर्म की नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट। जितने भी ऐसे देख रेख ऑफिस वर्क होता है ना, लेखा चोखा जिसे कहते हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए और सच्चा होना चाहिए। और पहले लास्ट 3 सालों में किसी और कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और लास्ट है कि उन्हें अपना अकाउंट और अपने रिलेटिव्स का अकाउंट भी देना होगा। क्या होता है अपने अकाउंट वगैरह? दैट इज कि आप कितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हो, कितने खर्चे करते हो, कितनी ज़मीन है आपके पास, आपके दादा परदादा कौन है, तो ये सारा बायोडेटा आपको अपना और अपने रिश्तेदारों का भी देना होगा। तब आप बन सकते हो एक मेंबर ऑफ सभा इन द चोला एम्पायर। क्लियर? चल शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the 2 major cities under the control of चाहमणास? तो कौन से थे? बड़ा सिंपल सा है, दिल्ली और अजमेर, ये 2 जगह थी जो कि चाहमणास, इनको चौहान्स भी कहा जाता है, उनके अंडर में थे। नेक्स्ट, हाउ डिड राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल? ये पावरफुल कैसे बने? इनकी बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो राष्ट्रकूटास का सीन क्या था? अर्लियर ये सब ऑर्डिनेट थे चालुक्य डायनेस्टी के, जो कर्नाटका में रूल करती थी। बट 8th सेंचुरी में क्या हुआ, इनका एक चीफ था जिसका नाम था दांटी दुर्ग। इसने क्या करा, इसने अपना जो ओवरलॉर्ड था चालुक्यास, जो मतलब इनका जो एक, आप ऐसे कह सकते हो कि एक बड़ी सोसाइटी थी, कौन सी? चालुक्या। और राष्ट्रकूटा थोड़े छोटे लोग थे ये, बट इसने उसको मार दिया, अपने ओवरलॉर्ड को, जो राजा था उस समय चालुक्य का। और उसको मारने के बाद इसने क्या करा, एक रिचुअल परफॉर्म करा। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? यज्ञ परफॉर्म करा। करेक्ट? तो यज्ञ इन्होंने परफॉर्म करा जिसका नाम था हिरण्यगर्भा। इसमें क्या होता था, अगर आपने यज्ञ कर लिया तो इसके बाद आप अपने आप को क्षत्रिय का टाइटल दे सकते हो। तो इसने ब्राह्मणों को इकट्ठा करा, जो राजा था उसको मार दिया, और हिरण्यगर्भा इसने एक यज्ञ करा जिसके बाद इसने खुद को क्षत्रिय का टाइटल दिया और ये बन गया वहां का राजा।
When they gained power and wealth, they declared themselves independent from their overlord. और जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती गई, उन्होंने चालुक्यास के साथ अपना जो भी डिपेंडेंसीज थी उसको खत्म कर दिया और वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गए. उन्होंने गुर्जर प्रतिहारा और पाल डायनेस्टीज के साथ लड़ाई लड़ी, कनौज की, जिसे कहा जाता है ट्राईपार्टीट स्ट्रगल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और इस तरह से वो पावर में आ गए. क्लियर? शाबाश. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ना. What did the new dynasties to do to gain acceptance? अभी ये नई डायनेस्टीज क्या करती हैं एक्सेप्टेंस को पाने के लिए? नंबर 1, ये जो नई डायनेस्टीज हैं ये स्पेसिफिक रीजन्स बेस्ड होती हैं, जो कि एंड एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट और सामंत. अब ये जो नई डायनेस्टीज होती हैं इनके साथ दिक्कत ये होती है कि एक तो ये स्पेसिफिक रीजन बेस्ड होती है, और दूसरा जनरली जिस एरिया में डेवलप होती है वहाँ पे ऑलरेडी किंग होता है, तो ये क्या बन जाते हैं, ये सबऑर्डिनेट सोसाइटीज बन जाती है, एक छोटी सोसाइटी. They gained power and wealth to declare themselves महासामंत, महामंडलेश्वर एंड सो ऑन. अब धीरे धीरे इन्हें पावर गेन कर करके अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि पहले ये नॉर्मल है, सबऑर्डिनेट है, फिर ये महासामंत बनते हैं एक एरिया के, फिर उसके बाद के राजा से भी पावरफुल हो जाते हैं, ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, या फिर राजा को मार ही देते हैं, तब बनते हैं महामंडलेश्वर, है ना. तो इस तरह से उन्हें अपनी एक्सेप्टेंस गेन करवानी पड़ती है. They asserted their independence from their overlord. और अगर उन्हें एक्सेप्टेंस चाहिए तो उन्हें अपने ओवरलॉर्ड से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा. They performed rituals to declare themselves to be क्षत्रिय with the help of ब्राह्मण्स. ये भी वो करते थे. अब कई लोग इसलिए राजा नहीं बन पाते थे, वो क्षत्रिय नहीं है, तो वो क्या करते थे, ब्राह्मण को लाके हिरण्यगर्भा या अलग अलग यज्ञ होते हैं, यज्ञ करा लेते थे और वो बन जाते थे क्षत्रिय. They fought war with neighboring regions to gain power and also built temple to acknowledge it. वो क्या बनाते थे, मंदिर बनवाते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे आस पड़ोस के लोगों से, उनके एरिया को जीतते थे. ओके, सो अब हम पहुंच चुके हैं 7th क्वेश्चन पे. व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन तमिल रीजन? तमिल रीजन में कौन था? तमिल रीजन में कौन थे? आपके चोलास थे. आपके जो चोलास थे, ये आप देखो, इसको बिल्कुल मत भूलना, ये जो चोलास थे ये आपके तमिलनाडु वाले रीजन से थे. पाल जो थे बंगाल के थे, राष्ट्रकूटा वेस्टर्न डेक्कन, गुर्जर प्रतिहारा गुजरात और राजस्थान. नाम से ही पता चल रहा है, गुर्जरात. ठीक है. सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इरिगेशन वर्क्स कैसे डेवलप्ड हुए तमिल रीजन में, यानी कि चोलाज एम्पायर में. तो पहला, वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑफ रिवर कावेरी प्रोवाइडेड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर. तो कावेरी रिवर बहती है इसी रीजन से, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी में सही मात्रा में क्या मिलता है, मॉइस्चर मिलता है एग्रीकल्चर के लिए. सम एरियाज वेल्स वर डग इन सम प्लेसेस, ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर. कई जगह क्या हुआ, बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए ताकि रेन वाटर को कलेक्ट करा जा सके. एम्बैंकमेंट वर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग. एम्बैंकमेंट क्या होता है, छोटे छोटे डैम बनाए गए ताकि बाढ़ ना जाए. कनाल्स बनाए गए ताकि वाटर को कैनाल से फील्ड तक ले जाया जा सके. स्लूज गेट वर बिल्ट टू रेगुलेटेड द आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक टू द चैनल्स दैट इरिगेटेड द फील्ड. स्लूज गेट क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे गेट बनाए जाते हैं जिससे पानी का कंट्रोल को रोका जा सके, ऐसा ना हो लगातार पानी जाता रहे, खेत खराब हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the activities associated with Chola's temple? तो चोला टेम्पल्स में क्या क्या एक्टिविटीज होती थी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये समझने के लिए. देखो, चोलास के टाइम पे जो टेम्पल थे ना, वो बस ऐसा नहीं था कि वहाँ पूजा होती थी, वो एक तरह से कल्चरल सेंटर थे, यानी कि वहाँ पे क्या होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था. उसके अलावा एंड वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स. तो वो वाला रीजन, मतलब इन मंदिरों को वो लोग, जो लोग थे अमीर लोग, वो पैसे, दान, जमीन, ये सब दे देते थे. तो जमीन की कमी नहीं थी मंदिरों के पास. They were not only places of worship but were also hub of economic, social and cultural life as well. यानी कि वहाँ पे क्या होता था, देखो आसान भाषा में समझाता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, बहुत बड़े एरिया के बीच में मंदिर होता था. जो बाकी का एरिया है वहाँ पे मेले लगते थे, बच्चे खेलते थे, आप बड़े बड़े लोग आते थे, सभा कमेटी ये सब होता था. तो ये सारी चीज़ों की वजह से चोलास के टाइम पे टेम्पल्स बस ऐसे नहीं थे. तो वहाँ पे प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स यानी कि माला बनाने वाले, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर, ये सब लोग आसपास रहते थे और सब लोग अपना लाइफ वहीं गुजारते थे. टेम्पल्स वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस विच आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. तो ब्रॉन्ज की मूर्तियां भी बनती थी जो कि वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है. तो विद दिस हमने एक चैप्टर को कर लिया है फिनिश. एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी. वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपको ऐसी और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखनी है. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए. बाय बाय.